नाजरीन, तलबा तालिबात आदाब। निज़ामत फ़ासलाती तालीम के इस सिलसिले में मैं आप सबका खैर मकदम करता हूँ। मैं डॉक्टर कसीमुल्लाह, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, स्कूल ऑफ साइंसेस की जानिब से आज हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है और कौन से नामियाती मुरक्कबात ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ज़ाहिर कर सकते हैं और उनके लिए क्या क्या शराइत हैं। तो नाज़रीन, ये तीन स्ट्रक्चर हमने बनाई और तीनों स्ट्रक्चर में अगर आप देखें, तीनों में डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है। और फ़र्क क्या है कि कार्बन कार्बन जिनसे डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है उन पर गौर फरमाएंगे तो हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म समझना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे पहली स्ट्रक्चर में एक कार्बन के दो बॉन्ड ए और बी से जुड़े हुए हैं बाएं जानिब, और दाएं जानिब ए ग्रुप से जुड़े हुए हैं। दूसरी स्ट्रक्चर को अगर देखें तो क्या है, एक में कार्बन से जिससे डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है ए से जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ बी भी जुड़ा हुआ है। तीसरी स्ट्रक्चर में देखें तो एक के साथ ए, फिर दूसरे के साथ बी, उसी तरह से दूसरे कार्बन में भी एक के साथ ए, एक के साथ बी। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की दो अहम शर्त ये हैं कि नंबर एक, साल्मा के पास डबल बॉन्ड होना चाहिए, साथ साथ डबल बॉन्ड जिन जिन कार्बन से जुड़ा हुआ है उनके साथ जो दो ग्रुप मौजूद हों वो अलग अलग यानी मुख्तलिफ होने चाहिए। अगर ये दोनों शर्तें किसी भी नामियाती मुरक्कबात में देखने में आ रही हैं तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एक और नाम बताया गया है, यानी सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म भी नाम दिया गया है। ये दो स्ट्रक्चर बनाई हमने। इन दो स्ट्रक्चर को देखें कि सालमी ज़ाब्ते तो सेम ही नज़र आ रहे हैं, बट पहली शर्त क्या बताई कि डबल बॉन्ड का होना, वो दोनों जगह नज़र आ रहा है। दूसरी शर्त बताई थी कि जिन जिन कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है उनके दोनों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए, वो शर्त भी है। तो इसका मतलब क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेंगे। अब सवाल ये है कि इन दोनों स्ट्रक्चर में से किस स्ट्रक्चर को सिस कहेंगे और किस स्ट्रक्चर को ट्रांस कहेंगे। तो सिस और ट्रांस का मतलब क्या है कि जिन जिन कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, अगर उन दोनों कार्बन के ग्रुप एक से ग्रुप एक ही प्लेन में, एक ही साइड में देखने को मिल जाएं। पहले स्ट्रक्चर में देखिए आप, ए एक ही जानिब नज़र आ रहे हैं और इसी स्ट्रक्चर में बी भी एक ही जानिब नज़र आ रहे हैं। तो इस बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि ये सिस आइसोमर्स कहलाएंगे। जबकि दूसरी स्ट्रक्चर पे अगर गौर करें, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में है, राइट। बट अगर हम पहले कार्बन के यानी दाएं जानिब कार्बन को देखें तो एक वैलेंसी यानी एक बॉन्ड बी से बना रहा है, दूसरा ए से नीचे की तरफ है, बी ऊपर की तरफ है। बाएं जाने वाले कार्बन को देखें तो ऊपर ए है, नीचे बी है, यानी एक ही नाम के ग्रुप यानी बी और बी एक दूसरे के मुखालिफ हैं। इसमें एक दूसरे ए एक दूसरे के मुखालिफ हैं। तो एक दूसरे के मुखालिफ अगर दो ग्रुप एक ही बैठे हुए हैं, एक दूसरे से मुखालफत कर रहे हों, ऐसे आइसोमर्स को ट्रांस आइसोमर्स कहा जाएगा। एक ख़ास एग्जाम्पल लेकर के समझाएंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी सिस और ट्रांस की क्या पहचान। हमारे पास दो कंपाउंड है, एक का नाम 1 ब्यूटीन है और एक का नाम 2 ब्यूटीन है। तो नाजरीन, ये देखना है कि 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन में कौन सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कर सकता है और कैसे इसको पहचानेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम ये है कि हम 1 ब्यूटीन की स्ट्रक्चर को बनाएंगे। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसी तरह से हमने 2 ब्यूटीन की स्ट्रक्चर भी बना ली, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो अब ये देखना है कि क्या ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेंगे या एक करेगा इनमें से, और कौन सा करेगा। अब इसको जानने के लिए हम इन दोनों स्ट्रक्चर को और आसान तरीके से लिखेंगे। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 को ऐसे लिख देंगे बॉन्ड की फॉर्म में। अब 2 ब्यूटेन को भी हम बॉन्ड की फॉर्म में लिखें, देखिए क्या मिलेगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब दोनों स्ट्रक्चर को बहुत ही आसान तरीके से लिख दिया। अब सवाल ये है कि क्या दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेंगे या एक करेगा। तो उसके लिए हमें अपनी दोनों शर्तें याद रखनी होंगी। नंबर एक,
डबल बॉन्ड है या नहीं, वो दोनों जगह नज़र आ रहा है। लेकिन पहली स्ट्रक्चर में देखें डबल बॉन्ड की शर्त तो पूरी हो रही है, लेकिन दूसरी शर्त क्या है कि जिन जिन कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है क्या उन दोनों कार्बन से दो मुख्तलिफ ग्रुप जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं। अगर ऐसा है तो बात सही है, नहीं है तो नहीं होगी। जैसे पहली स्ट्रक्चर में दाएं जानिब जिस कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है उसके दोनों ग्रुप हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं, और बाएं जानिब एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, दूसरा इथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो एक शर्त तो पूरी हो रही है, इसके अंदर डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, लेकिन दूसरी शर्त पूरी नहीं हो रही, दो मुख्तलिफ ग्रुप नहीं पाए जा रहे हैं। तो इस बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं करेगा, नॉट पॉसिबल। जबकि दूसरी स्ट्रक्चर पे गौर करें, जिन जिन कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, एक दाएं जानिब हाइड्रोजन और उसी कार्बन से CH3, जैसा कि अभी हमने कहा कि AB टाइप से जुड़ा होना चाहिए। यहाँ देखिए ये A हो गया, ये B हो गया। अगर बाएं जानिब डबल बॉन्ड वाले कार्बन को देखें, एक हाइड्रोजन है और एक CH3, यानी ये A हो गया, ये B हो गया। तो यानी इस कंपाउंड में दोनों शर्तें हमारी मुकम्मल हो रही हैं, डबल बॉन्ड भी पाया जा रहा है और AB टाइप का मामला भी नज़र आ रहा है। तो इस बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब सवाल ये है कि सिस और ट्रांस को कैसे जाहिर करेंगे इस कंपाउंड के लिए, उस पर भी नज़र डाल सकते हैं। C डबल बॉन्ड C H CH3 CH3 एंड H। अब देखिए इसी स्ट्रक्चर को ऐसे लिख दिया आपने, तो आप देखें कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं। CH3 CH3 एक दूसरे के मुखालिफ हैं, तो इस बुनियाद पर ये आइसोमर्स क्या कहलाएगा, ट्रांस। अगर इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे बना दें, C डबल बॉन्ड C H CH3 H CH3, तो यहाँ देखें कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों कार्बन वाले हाइड्रोजन एक ही साइड पे नज़र आ रहे हैं। CH3 CH3 दोनों एक ही साइड में नज़र आ रहे हैं। तो इस बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि एक सिस फॉर्म हो गई और एक ट्रांस फॉर्म हो गई। लेकिन अगर किसी भी नामियाती मुरक्कबात में डबल बॉन्ड तो मौजूद तो नज़र आएगा, लेकिन कभी कभी दोनों कार्बन जिनसे डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है अलग अलग ग्रुप भी हो सकते हैं। तो ऐसे केस में हम उनको सिस और ट्रांस नाम नहीं देंगे, बल्कि एक और तरीका उनके नाम का दिया गया है जिसको हम कहते हैं E एंड Z कॉन्फ़िगरेशन। आइए देखते हैं उसके लिए क्या शर्त होनी चाहिए और कैसे उसकी पहचान करें। कुछ ऐसे भी नामियाती मुरक्कबात हैं जिनमें डबल बॉन्ड तो नज़र आएगा, लेकिन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से दोनों अलग अलग मुख्तलिफ ग्रुप ना होकर के चारों ग्रुप भी अलग अलग हो सकते हैं। ऐसे हालात में उन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की हम तशकील यानी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, तशक्कुल कैसे करेंगे, यानी EZ कॉन्फ़िगरेशन नाम हमें उनको देना पड़ेगा। E और Z जो दो नाम है इनकी फुल फॉर्म पहले जानना है। E का मतलब है एंटीजेजिन, जर्मनी अल्फाज हैं जिसको हम अपोजिट कहते हैं। Z की फुल फॉर्म यानी Z का मीनिंग है ज़ुसमेन, यानी साथ साथ पा जाना, कि जब एक साथ पाए जाएंगे तो हम Z, और जब अलग अलग होंगे तो उसके लिए अपोजिट यानी एंटीजेजिन। चंद मिसाल के ज़रिए से हम E कॉन्फ़िगरेशन की जानकारी हासिल करेंगे। जैसे ये एक एग्ज़ाम्पल हमारे पास है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगा हुआ है और हर एक कार्बन से दो अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं, जैसे एक फ्लोरीन है, एक क्लोरीन है, आयोडीन है, एक तरफ ब्रोमीन है। तो E कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करना हो या Z, सबसे पहला नाज़रीन रूल ये है कि हम एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर ये डिसाइड करेंगे, निशानदेही करेंगे कि किसका एटॉमिक नंबर बड़ा है उसको सबसे पहला नंबर दिया जाएगा, उसके बाद जिसका नंबर कम है उसको छोटा नंबर दिया जाएगा। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बड़ा है फ्लोरीन से, इसलिए उसको हमने नंबर 1 निशानदेही की है, फ्लोरीन को नंबर 2 दिया है। इसी तरह से आयोडीन को नंबर 1 दिया है और ब्रोमीन को नंबर 2 दिया है। और जब डबल बॉन्ड वाले कार्बन से एक ही प्रायोरिटी ग्रुप के मेंबर एक दूसरे के मुखालफत हों या मुखालिफ बैठे हों, अपोजिट डायरेक्शन में हों,
तो इस कॉन्फ़िगरेशन को ई कहा जाएगा। इस तरह से हम ई की मिसाल को एक और एग्जाम्पल से भी हम जाहिर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है सी डबल बॉन्ड सी, एक में CH2OH ग्रुप लगा हुआ है, एक में CH3 लगा है कार्बन से, दूसरे में CH2CH3 लगा हुआ है, दूसरे पर जो है C OH लगा हुआ है। नाजरीन इस मिसाल को देखें कि अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास दो अलग अलग ग्रुप जो मौजूद हैं, तो उसमें अगर हम प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि पहला आंसर अगर दोनों ग्रुप में एक सा है, एक ही प्रायोरिटी का है, जैसे कार्बन कार्बन दोनों जगह 6-6 एटॉमिक नंबर है, उसके बाद ऊपर वाले ग्रुप में 2 हाइड्रोजन हैं जिनका हर एक का एटॉमिक नंबर 1-1 है, और नीचे वाले में 3 उसके निस्बत में 3 हाइड्रोजन हैं। लेकिन तीसरे हाइड्रोजन के निस्बत में पहले ग्रुप में वो आ रहा है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 8 है, इसलिए उस ग्रुप की प्रायोरिटी फर्स्ट होगी। इसी तरह से अगर हम दाएं जानिब देखें, जो डबल बॉन्ड जिस कार्बन से लगा हुआ है उसमें पहले नंबर पर कार्बन आ रहा है, फिर उसके नीचे वाले ग्रुप में देखें तो फिर कार्बन है, यानी दोनों की प्रायोरिटी सेम है, इसलिए हम डिसाइड नहीं कर सकते। उसके बाद उसके निस्बत में 2 हाइड्रोजन हैं, यहाँ पर उसके निस्बत में ऑक्सीजन है, तो इस बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि पहले ग्रुप के मुकाबले दूसरे ग्रुप में यानी COOH में कार्बन के मुकाबले ऑक्सीजन का नंबर एटॉमिक नंबर बड़ा है, जिसकी बुनियाद पर इसकी प्रायोरिटी फर्स्ट होगी और ऊपर वाले ग्रुप की प्रायोरिटी सेकंड होगी। तो नाजरीन जब भी कभी सेम प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, एक दूसरे के मुखालफत मौजूद होते हैं, तो वो कॉन्फ़िगरेशन ई कहलाएगा। अगर यही सेम डायरेक्शन में हो जाए, सेम प्लेन में हो जाए, तो उस कॉन्फ़िगरेशन को जेड कहेंगे। नाजरीन जेड कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल हमने ले लिया। एक तरफ CH3 लिख दिया, एक तरफ CH2OH लिख दिया, एक तरफ यहाँ पर CH2CH3 लिख दिया, एक तरफ यहाँ पर हमने COOH, ये हमने लिया। अब हमें ये फैसला करना है कि ये एल्कीन हमारा E आइसोमर्स है या Z आइसोमर्स है। इसके लिए हमें एटॉमिक नंबर की जानकारी होनी चाहिए कि जिन जिन कार्बन से 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं वो पहला डायरेक्ट जो ग्रुप जुड़ा हुआ है उसका एटॉमिक नंबर क्या है। जैसे बाएं जानिब C जुड़ा हुआ है जिसका एटॉमिक नंबर 6, राइट। इसी तरह से यहाँ पर भी एटॉमिक नंबर 6। तो जब किसी भी एल्कीन में डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जो भी एलिमेंट जुड़ा हुआ है, अगर दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है तो दूसरे एलिमेंट्स पर गौर करेंगे। जैसे यहाँ पर CH3 है, तो यानी कि इन 3 H को अगर हम 1H 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 इस तरह से लिख दें तो और आसान होगा समझने के लिए। दूसरी स्ट्रक्चर में इसके मुकाबले 2H हैं और 1 ऑक्सीजन है, फिर 1H है। तो यानी पहले कार्बन को अगर देखें तो उसके बाद 3H आ रहे हैं, लेकिन दूसरे कार्बन में कार्बन के बाद 2H आ रहे हैं। तो यहाँ पर तीसरे एलिमेंट्स को हम गौर करेंगे कि यहाँ पर तीसरा एलिमेंट्स क्या है जिसका एटॉमिक नंबर यहाँ पर 1 है। दूसरी स्ट्रक्चर में दूसरा एलिमेंट्स क्या है, ऑक्सीजन है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 8। अब सवाल ये है कि ये एटॉमिक नंबर 1 वाला हो गया और ये एटॉमिक नंबर 8 वाला हो गया। इसी तरह से दूसरी जानिब अगर हम देखें, कार्बन यहाँ भी है, कार्बन यहाँ भी है, लेकिन इस कार्बन के अगर देखें तो 2 हाइड्रोजन हैं और इस कार्बन में देखें तो उस अगला एलिमेंट्स कौन सा है, ऑक्सीजन, जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, यहाँ पर एटॉमिक नंबर 1 है। तो कभी भी किसी भी एल्कीन का कॉन्फ़िगरेशन E होगा या Z होगा, ये एटॉमिक नंबर फैसला करेगा कि जिन जिन कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है उनमें से कौन से एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, उसको प्रायोरिटी 1 दी जाएगी। जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो इसकी प्रायोरिटी 1 होगी, और यहाँ पर उसके रेस्पेक्ट में हाइड्रोजन 1 है, इसकी प्रायोरिटी नंबर 2 होगी। इसी तरह से दाएं जानिब भी देखेंगे कि इसका एटॉमिक नंबर बड़ा है इसके मुकाबले, तो इसकी प्रायोरिटी फर्स्ट होगी, इसकी प्रायोरिटी क्या होगी, 2 होगी। तो अब जब सेम प्रायोरिटी के ग्रुप एक दूसरे के आमने यानी कि एक ही प्लेन में होंगे, एक साइड में होंगे,
तो उसको हम Z कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। और जब एक ही प्रायोरिटी के ग्रुप एक दूसरे के मुखालिफ होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो उसको यही कहेंगे। तो इस एग्जाम्पल में 1 प्रायोरिटी सेम डायरेक्शन में है, सेम साइड में है, 2 प्रायोरिटी सेम साइड में है, इसलिए इस कॉन्फ़िगरेशन को क्या कहेंगे? Z आइसोमर्स कहा जाएगा। E और Z कॉन्फ़िगरेशन को एक और मिसाल के ज़रिए से हम समझा सकते हैं। जैसे तो इसमें डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है और डबल बॉन्ड वाले कार्बन को अगर दाएं जानिब देखें तो पहला एलिमेंट जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है वो है कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर 6। नीचे की जानिब भी कार्बन जुड़ा हुआ है जिसका एटॉमिक नंबर 6। फिर इन दोनों की प्रायोरिटी सेम होने की वजह से हम और आगे देखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन ऊपर है, यहाँ नीचे भी हाइड्रोजन है, अब भी दोनों की प्रायोरिटी बराबर है। लेकिन तीसरा एलिमेंट्स ऊपर वाले कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और नीचे क्या है? ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 बड़ा है किससे? हाइड्रोजन के मुकाबले। इसलिए इस नीचे वाले ग्रुप की प्रायोरिटी क्या होगी? फर्स्ट होगी दूसरे के मुकाबले। तो हम पूरे इस ग्रुप को प्रायोरिटी क्या दे सकते हैं? 1। ऊपर वाले ग्रुप को क्या दे सकते हैं? प्रायोरिटी 2 दे सकते हैं। इसी तरह से बाएं जाने वाले कार्बन को अगर देखें तो कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है जिसकी प्रायोरिटी सेम हो गई। हाइड्रोजन ऊपर लगा हुआ है, नीचे है ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 8। इसकी प्रायोरिटीज़ पूरे ग्रुप की इसके मुकाबले 1 हो गई, इसकी प्रायोरिटी क्या हो गई? 2 हो गई। इस एग्जाम्पल में कि दोनों सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप एक ही साइड में नज़र आ रहे हैं, इसलिए ये भी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? Z कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा। किसी भी एल्कीन का आइसोमर सिस है या ट्रांस है, उसके भी 2 तरीके बताए गए हैं, एक तो फिज़िकल मेथड और एक केमिकल मेथड। फिज़िकल मेथड मींस यानी डायपोल मोमेंट की मदद से पता कर सकते हैं कि कौन सिस आइसोमर्स है, कौन ट्रांस आइसोमर्स है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की मदद से भी पता कर सकते हैं कि कौन सिस है और कौन ट्रांस आइसोमर्स है। और केमिकल मेथड्स में बताया गया है कि हम हीट करके देखेंगे कि अगर कोई भी कंपाउंड यानी कि मुरक्कब जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है कि वो स्टेबल है या नहीं है। तो यानी कुल मिलाकर के बात यह है कि ट्रांस फॉर्म मोर स्टेबल है सिस फॉर्म के मुकाबले। इसको हम इस तरह से समझा सकते हैं, एक है मैलिक एसिड और एक है हमारे पास फ्यूमेरिक एसिड। अगर इन दोनों स्ट्रक्चर पर गौर करें तो मैलिक एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों एक ही साइड में नज़र आ रहे हैं, यानी हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में देखें तो एक साइड में नज़र आ रहे हैं, यानी ये सिस फॉर्म को जाहिर कर रहे हैं। और को हम फ्यूमेरिक एसिड कह रहे हैं, ये ट्रांस फॉर्म को जाहिर कर रहा है। अगर इन दोनों कंपाउंड को अगर हम हीट करके देखें तो क्या पाया गया कि मैलिक एसिड हीट करने के बाद मैलिक एनहाइड्राइड बना रहा है, यानी रिंग स्ट्रक्चर बना रहा है, जबकि फ्यूमेरिक एसिड हीट करने के बाद कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहा है, कोई रिंग स्ट्रक्चर नहीं बना रहा है। नाजरीन, मैलिक एसिड हीट करने के बाद क्या बना रहा है? मैलिक एनहाइड्राइड। ये जाहिर कर रहा है कि ये मैलिक एसिड जो है कम स्टेबल है, थर्मली लेस स्टेबल है, जबकि फ्यूमेरिक एसिड हीट करने पर कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी कि ये थर्मली स्टेबल है। तो इस बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्म मोर स्टेबल है किसके मुकाबले? सिस फॉर्म के। तो नाजरीन, आज हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म की 2 शाखाएं जिसको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का नाम दिया और उनको तफसील से जाना कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या शर्त है। इसी तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है, उसकी क्या शर्तें हैं, कौन से कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कर सकते हैं। आज इस मौजू को पूरा करने के बाद अगली क्लास में दूसरे मौजू के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। आदाब।